चाइना की रैपिडली बढ़ रही सैटेलाइट पावर क्या भारत के लिए अभी नई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है? क्या अस्त्र मिसाइल को अभी एक नया एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने वाला है? और क्या डीआरडीओ के स्मार्ट टॉर्पेडो के इंडक्शन से इंडियन ओशन रीजन में भारत की पकड़ और भी मजबूत बनने वाला है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट चाइना की रैपिडली एक्सपैंड हो रही मिलिट्री सैटेलाइट कैपेबिलिटी और भारत के स्पेस वॉरफेयर इकोसिस्टम की तरफ से है। अभी डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्यूचर वॉर सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट, मिसाइल या टैंक से डिसाइड नहीं होने वाला है। असली एडवांटेज उस देश के पास मौजूद होने वाला है जिसके पास पावरफुल सैटेलाइट नेविगेशन, रिकॉनेंस और सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क मौजूद होने वाला है। अब चाइना पिछले कई सालों से अपने रिकॉनेंस सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स और वैदू नेविगेशन कॉन्स्टलेशन को एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है। इन सैटेलाइट्स की मदद से लॉन्ग रेंज मिसाइल स्ट्राइक्स, रियल टाइम बैटलफील्ड सर्वेलेंस, टारगेट ट्रैकिंग और मिलिट्री कोऑर्डिनेशन को काफ़ी बेहतर बनाया जा सकता है। यहाँ तक कि कुछ रिपोर्ट्स में चाइना के सैटेलाइट सपोर्ट को ईरान के साथ भी जोड़ा गया था, लेकिन अभी तक इस बात को लेकर कोई पब्लिक एविडेंस सामने नहीं आया है कि चाइना की तरफ से डायरेक्टली ईरान को सैटेलाइट इमेजरी प्रोवाइड किया जा रहा था। अब अगर भारत की बात करें तो चाइना को काउंटर करने के लिए हमारे पास जो सबसे बड़ा एसेट है वो नावी कॉन्स्टलेशन है। ये भारत को जीपीएस या वैडू जैसे फॉरेन नेविगेशन सिस्टम का अल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्यूचर में नावी को और भी एक्सपैंड करना, मिलिट्री प्लेटफॉर्म के साथ डीपली इंटीग्रेट करना और एंटी जैमिंग कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करना भारत के लिए अभी बहुत ही ज़्यादा जरूरी बनने वाला है। लेकिन दुख की बात यह कि अभी हमारा जो नावी कॉन्स्टलेशन है वो काफ़ी वीक पड़ चुका है, क्योंकि टाइम पर इसमें जो सैटेलाइट रिप्लेस होने वाले थे उनको भी रिप्लेस नहीं किया गया है और अभी के हालात में अपनी फुल पोटेंशियल के साथ काम नहीं कर सकता है, जिस वजह से जल्दी नावी कॉन्स्टलेशन में अभी नए सैटेलाइट को लॉन्च करना हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए। इसके साथ ही जीपीएस स्पूफिंग और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं। अगर दुश्मन सैटेलाइट नेविगेशन को जैम या मैनिपुलेट करता है तो ड्रोन्स, मिसाइल और प्रिसीशन गाइडेड वेपन्स के ऊपर इसका डायरेक्ट असर पड़ने वाला है। कुल मिलाकर फ्यूचर वॉरफेयर में सिर्फ एडवांस फाइटर जेट या मिसाइल होना ही काफी नहीं होने वाला है। स्पेस एसेट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर कैपेबिलिटीज और सिक्योर मिलिट्री नेटवर्किंग भी किसी भी देश की असली कॉम्बैट कैपेबिलिटी को डिसाइड करने वाले हैं। अगला अपडेट डीआरडीओ के स्मार्ट यानी सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पेडो प्रोग्राम की तरफ से है। अभी भारत के सबसे एडवांस इंडिजिनस एंटी सबमरीन वॉरफेयर यानी एसडब्ल्यू वेपन सिस्टम में से एक स्मार्ट मिसाइल अपने डेवलपमेंट के फाइनल फेज में एंटर कर चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल के अंदर ही इसके फाइनल डेवलपमेंटल ट्रायल को स्टार्ट किया जाने वाला है। अगर ये ट्रायल सफल हो जाता है तो उसके बाद इंडियन नेवी के यूजर ट्रायल को शुरू किया जाएगा और फ्यूचर में इस सिस्टम को प्रोडक्शन के लिए क्लियर कर दिया जाएगा। अगर स्मार्ट सिस्टम की बात करें तो ये एक यूनिक हाइब्रिड वेपन सिस्टम है जो कि सुपरसोनिक मिसाइल को लाइट वेट टॉर्पेडो के साथ कंबाइन करता है। नॉर्मल टॉर्पेडो पानी के अंदर रिलेटिवली स्लो स्पीड में ट्रैवल करते हैं, जिस वजह से इनका एंगेजमेंट रेंज काफ़ी कम होता है, जो कि 40 से 50 किलोमीटर के आसपास सीमित होता है। लेकिन स्मार्ट टॉर्पेडो पहले कैनिस्टर से लॉन्च होकर टारगेट एरिया के ऊपर पहुंचता है और उसके बाद अपना लाइट वेट टॉर्पेडो पैराशूट की मदद से पानी में नीचे गिराता है। पानी में एंटर करने के बाद टॉर्पेडो अपने ऑनबोर्ड एक्यूस्टिक सीकर की मदद से दुश्मन की सबमरीन या वेसल को सर्च, ट्रैक या फिर एंगेज करता है, जो कि बाद में एक नॉर्मल टॉर्पेडो की तरह रिएक्ट करता है। सबसे खास बात यह कि इस सिस्टम की वजह से इंडियन नेवी को एनिमी सबमरीन को काफ़ी दूर से ही यानी करीब 650 किलोमीटर की दूर से ही स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी मिल जाती है। यानी कि इसको फायर करने के लिए हमारे सबमरीन को या हमारे वॉरशिप को दुश्मन की फ्लीट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मई 2024 में हुए इसके 5वें सक्सेसफुल टेस्ट के दौरान मिसाइल के फ्लाइट परफॉर्मेंस, कैनिस्टर लॉन्च, स्टेज सेपरेशन और टॉर्पेडो डिप्लॉयमेंट जैसे कई क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को सफलता के साथ वैलिडेट किया गया था। अभी फाइनल ट्रायल में एंड टू एंड मिशन प्रोफाइल को ऑपरेशनल कंडीशन में टेस्ट करने की बात सामने आई है। कुल मिलाकर स्मार्ट मिसाइल इंडियन नेवी की एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी को एक नए लेवल पर लेके जा सकता है। पीए टाइप पोसाइडन एयरक्राफ्ट, MS-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर्स और शिपबॉर्न सोनार सिस्टम के साथ मिलकर यह सिस्टम अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में एनिमी सबमरीन के खिलाफ भारत को एक बहुत ही पावरफुल लॉन्ग रेंज स्टैंड अप कैपेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला है। अगर सब कुछ टाइमलाइन के हिसाब से चलता है तो लगभग 2030 और 31 के बीच ही इस सिस्टम को इंडियन नेवी में फुल्ली ऑपरेशनल करने का प्लान किया जा रहा है।
अगला अपडेट भारत के इंडिजिनस अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल प्रोग्राम की तरफ से है। अभी भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के इंडोनेशिया विजिट के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच एयर टू एयर मिसाइल कोऑपरेशन एग्रीमेंट को साइन किया जा चुका है। हालांकि एग्रीमेंट में मिसाइल का नाम ऑफिशियली बताया नहीं गया है, लेकिन डिफेंस रिपोर्ट्स के हिसाब से डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए गए अस्त्र मिसाइल इस डील के सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनने वाले हैं। अभी अगर इंडोनेशिया अस्त्र मिसाइल को सिलेक्ट करता है तो ये भारत के लिए एक हिस्टोरिक अचीवमेंट साबित हो सकता है, क्योंकि इंडोनेशिया अस्त्र मिसाइल का पहला इंटरनेशनल कस्टमर बन सकता है। सबसे खास बात यह कि इंडोनेशिया एयरफोर्स के पास अभी रशियन ओरिजिन SU-27 और SU-30 जैसे एयरक्राफ्ट मौजूद हैं और अस्त्र सीरीज की मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स के SU-30 MKI फाइटर के साथ पहले इंटीग्रेट किया जा चुका है, जिस वजह से इनको इंडोनेशिया के SU-30 में SU-27 के साथ इंटीग्रेट करना काफी आसान होने वाला है। अब इसके बाद इस डील का स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट सिर्फ इंडोनेशिया तक सीमित नहीं रहने वाला है। एशिया और अफ्रीका के कई देश जैसे कि वियतनाम, अल्जीरिया और मलेशिया भी SU-30 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करते हैं। अगर इंडोनेशिया अस्त्र सीरीज को अडॉप्ट करता है तो फ्यूचर में ये देश भी अस्त्र मिसाइल में इंटरेस्ट को दिखा सकते हैं। साथ ही इंडोनेशिया पहले भी ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर भारत के साथ डिस्कशन कर रहा है, यानी अगर दोनों प्रोजेक्ट फाइनल हो जाते तो साउथ ईस्ट एशिया में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट एक्सपैंड होने वाला है। कुल मिलाकर अभी तक कोई फाइनल प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट तो साइन नहीं किया गया, लेकिन ये कोऑपरेशन एग्रीमेंट इस बात का संकेत जरूर दे रहा है कि भारत की इंडिजिनस मिसाइल टेक्नोलॉजी पर इंटरनेशनल लेवल पर भी भरोसा धीरे धीरे बढ़ने लगा है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की टैक्टिकल मोबिलिटी कैपेबिलिटी की तरफ से है। अभी इंडियन आर्मी अपनी रैपिड डिप्लॉयमेंट और शूट एंड स्काउट कैपेबिलिटी को और भी मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन आर्मी की तरफ से अभी 200 के आसपास एडिशनल पोलारिस MRJDR लाइट टैक्टिकल व्हीकल को खरीदने का प्लान बनाया जा रहा है। इन व्हीकल को खास तौर पर हाई अल्टीट्यूड एरिया, डिजिट, मार्शलैंड्स और दूसरे डिफिकल्ट टेरेन में फास्ट मूविंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। अगर पोलारिस MRJDR की बात करें तो ये एक लाइट वेट ऑल टेरेन टैक्टिकल व्हीकल है जिसको इंडियन आर्मी पहले से इस्तेमाल कर रहा है। इसकी सबसे खास बात इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन, हाई पावर टू वेट रेशियो और लो विजुअल प्रोफाइल होने वाला है। इसकी वजह से ये व्हीकल सोल्जर, अम्युनिशंस, एंटी टैंक मिसाइल्स और दूसरे मिशन क्रिटिकल इक्विपमेंट को बहुत तेजी से बैटलफील्ड में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये व्हीकल मड, स्नो, सैंड, रॉकी ट्रैक्स और नैरो माउंटेन ट्रेल जैसे डिफिकल्ट टेरेन में भी आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात इसका शूट एंड स्काउट रोल होने वाला है। मॉडर्न बैटलफील्ड में ड्रोन्स, लॉटरिंग मुनिशंस और प्रिसीशन गाइडेड आर्टिलरी की वजह से किसी भी स्टेशनरी टारगेट को कुछ ही मिनट के अंदर डिटेक्ट किया जा सकता है और उसको टारगेट करना भी आसान बन जाता है। ऐसे में पोलारिस MRJDR की मदद से आर्मी अपने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल टीम से रिकॉनेस यूनिट को जल्दी डिप्लॉय कर सकता है और एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है, जिससे टारगेट को एंगेज करना आसान होने वाला है, लेकिन दुश्मन के लिए इनको एंगेज करना थोड़ा मुश्किल बनने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन एडिशनल व्हीकल का इस्तेमाल रैपिड ट्रूप मूवमेंट, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, लॉजिस्टिक सपोर्ट, रिकॉनेंस पेट्रोल्स, स्पेशल फोर्स मिशन और एंटी टैंक ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। इसका लाइटवेट डिज़ाइन इसको हेलीकॉप्टर से या मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के थ्रू भी डिप्लॉय करना आसान करने वाला है। कुल मिलाकर पोलारिस MRJDR व्हीकल की एडिशनल प्रोक्योरमेंट इंडियन आर्मी की बैटलफील्ड मोबिलिटी को एक नए लेवल पर ले जा सकता है। खासकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और LOC जैसे रीजन में इसको डिप्लॉय करना भारत के लिए काफ़ी ज़रूरी बन चुका है और ये व्हीकल इंडियन आर्मी के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करने वाले हैं। अगला अपडेट भारत के इंडिजिनस टैक्टिकल UAV प्रोग्राम्स की तरफ से है। अभी इंडियन डिफेंस स्टार्टअप नेक्स्ट लीप एरोनॉटिक्स की तरफ से अपना नया स्ट्राइकर टैक्टिकल UAV को अनवील किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक मिशन अडेप्टेबल फिक्स्ड विंग अनमेन्ड एरियल व्हीकल है जिसे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखकर डेवलप किया गया है। ये डेवलपमेंट एक बार फिर दिखाता है कि भारत की प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री इंडिजिनस ड्रोन टेक्नोलॉजी में काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर स्ट्राइकर UAV की बात करें तो इसका एरोडायनामिक फिक्स्ड विंग डिज़ाइन, स्ट्रीमलाइन फ्यूजलाज और V-टेल कॉन्फ़िगरेशन इसको लॉन्ग एंडोरेंस मिशन के लिए ऑप्टिमाइज करता है। सबसे खास बात यह कि इसे मॉड्यूलर आर्किटेक्चर के साथ डिज़ाइन किया जा रहा है, यानी एक ही प्लेटफॉर्म पर अलग अलग मिशन पेलोड को एक एक करके इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिसको इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेंस मिशन यानी ISR मिशन, कम्युनिकेशन रिले,
टारगेट एक्विजिशन और बैटलफील्ड मॉनिटरिंग जैसे कई रोल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे अलग अलग मिशन के लिए नए ड्रोन्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मेंटेनेंस के साथ साथ ऑपरेशनल कॉस्ट भी काफ़ी कम हो जाएगा। हालांकि कंपनी की तरफ से अभी तक इसकी एंड्योरेंस, पेलोड कैपेसिटी, ऑपरेशनल सीलिंग या कम्युनिकेशन रेंज जैसे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को ऑफिशियली बताया नहीं गया है, लेकिन इसका डिज़ाइन ये संकेत देता है कि फ्यूचर में इस प्लेटफॉर्म को नए सेंसर्स और एडवांस मिशन सिस्टम के साथ अपग्रेड भी किया जा सकता है। कुल मिलाकर स्ट्राइकर यूएवी भारत के आत्मनिर्भर ड्रोन इकोसिस्टम के लिए एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट साबित हो सकता है। अगर ये प्लेटफॉर्म फ्यूचर में इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के ट्रायल को सफलता के साथ कंप्लीट कर देता है तो बॉर्डर सर्वेलेंस, रिकॉनेंस और टैक्टिकल ऑपरेशन में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को एक और इंडिजिनस फोर्स मल्टीप्लायर मिल सकता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।